हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमने अभी तक नॉर्मलाइजेशन के ऊपर जो भी वीडियोस बनाए उसमें हमने बताया कि नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप का होता है। हर एक नॉर्मलाइजेशन जैसे कि 1NF, 2NF, 3NF ये सब एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं और उन सब के साथ हमने उनके इंडिविजुअल एग्जाम्पल दिए थे। लेकिन आज वाले वीडियो में एक्चुअली हम आपको एक टेबल का एग्जांपल लेने वाले हैं जिसके अंदर हम नॉर्मलाइजेशन की सारी स्टेप्स वन बाय वन अप्लाई करेंगे ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ये जैसे यहाँ पे हमने एक टेबल दे रखी है, ये देखिए। अगर आप इसके अंदर जो कॉलम है SID है, नेम है, क्लास है, ठीक है, कोर्स ID है, कोर्स है, मोबाइल नंबर है और सैल्यूटेशन है। यानी कि ये एक कॉलेज डेटाबेस है, कॉलेज स्टूडेंट्स का डेटाबेस है जहाँ पे स्टूडेंट्स की IDs, उनके नेम और उनकी कौन कौन से वो ईयर में है वो, और उन्होंने कौन कौन से कोर्स ले रखे हैं उन कोर्स के ID नंबर और कोर्स के नेम ये रहे, फिर उन स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर और फिर सैल्यूटेशन जिस पता लग रहा है कि राजेश है तो मिस्टर आएगा और ज्योति है तो मिस आएगा। तो ये जो फिलहाल टेबल है ये बिल्कुल विदाउट नॉर्मलाइजेशन, अभी इसका हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रखा है। अब ये टेबल दिखने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी लग रही है, तो आप सोचेंगे सर इसका नॉर्मलाइजेशन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक्चुअली में क्या किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स टेबल्स होती है उनको सिंप्लीफाई किया जाता है। अभी तो खुद ऑलरेडी काफ़ी छोटी टेबल है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है। अगर ओरिजिनल किसी कॉलेज के डेटाबेस की बात करें जहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं और वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल कोर्सेज करते हैं, हर एक सेमेस्टर में 5-5, 6-6 कोर्स वो जो है कवर करते हैं। ठीक है, इस तरह से एक ईयर में 1000 स्टूडेंट है तो 3 साल के मिलाकर के 3000 स्टूडेंट्स, तो उन सब के मल्टीपल डिटेल्स अगर हम काउंट कर ले तो 9000 रिकॉर्ड्स बनेंगे। और सोचिए टेबल कितना वास्ट हो जाएगा। और ये तो फिर भी इसमें तो कॉलम भी हमने बहुत कम लिए, गिने चुने एग्जाम्पल के हिसाब से, जबकि रियल डेटाबेस जो होगा उसके अंदर तो मल्टीपल कॉलम्स होंगे। तो जब डेटा एक्चुअली जो डेटाबेस होते हैं उनके अंदर जब डेटा इंसर्ट किया जाता है, जब उनकी टेबल्स बनाई जाती है तो उनकी टेबल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने की ज़रूरत क्या है, हम तो डायरेक्ट ही अगर चाहें तो टेबल को सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से हर कोई अपने हिसाब से टेबल को सिंपल करने लग गया और टेबल के पार्ट्स करके उसे स्मॉल टेबल्स में कन्वर्ट करने लग गया तो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड कुछ नहीं रहेगा। यानी कि मैंने अपने हिसाब से टेबल सिंप्लीफाई कर दी एंड देन मैंने जो है आगे फॉरवर्ड करी, अब वो उनके हिसाब से उनको सिंप्लीफाई करते हैं तो उनको मेरा स्टैंडर्ड समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड एक ही स्टैंडर्ड रखने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो टेबल है ये देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे किसी रो में जो है क्या बोलते हैं, अगर बात करें जैसे यहाँ पे दो एंट्रीज है, यहाँ पे भी डबल एंट्रीज है, इस जगह देखिए यहाँ पे डबल एंट्रीज है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको नॉर्मलाइज करना शुरू करते हैं। तो ये अननॉर्मलाइज टेबल है, ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, यानी कि 1NF में क्या होता है। ठीक है, 1NF में टेबल कुछ ऐसी दिखेगी और 1NF में एक्चुअली होता क्या है, हम एटॉमिक वैल्यूज अप्लाई करते हैं। अब एटॉमिक वैल्यूज क्या होती है उसके लिए वापस इस वाली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 रो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट रो में, तो हर एक टपल के अंदर ये है, जैसे ये जो है ये एक टपल है, ये भी एक टपल है। ठीक है, सॉरी ये भी एक टपल है। इस तरह से यहाँ पे ये सारे टपल्स बने हुए हैं। तो हम देखते हैं कि किन टपल्स में एक से ज़्यादा वैल्यू मौजूद है, मल्टी वैल्यू मौजूद है। तो सबसे पहले हमें मिलता है ये 0, 27 एंड 49। ठीक है, फिर दूसरा में मिलता है यहाँ पे 2 वैल्यूज इंसर्ट है, DBMS DS है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने जो है सिंगल रो में डाल दिया, इनको मैंने एटॉमिक कर दिया। एटॉमिक का मतलब ये होता है हर टेबल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राजेश 1 ईयर, उसका कोर्स ID 027 और DBMS, और ये पूरी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद में जो उसका DSA था, ठीक है, और जिसका कोड जो 049 था, वो देखो उसके लिए मैंने दूसरी लाइन ही बना दी, पूरी सेपरेट दूसरी लाइन कर दी। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैंने एक ही रो में यहाँ पे जो 2 टपल है जिनके अंदर मल्टी वैल्यू थी उनको मैंने 1 वैल्यू कर दिया, एटॉमिक कर दिया। तो इस तरह से 2 रो बन गई, एक की 2 रो हो गई। अब आप बोलेंगे सर कि डेटा तो रिपीट हो रहा है, रिडंडेंसी हो रही है, तो ये 1NF है। जब तक हम 5NF 6NF तक पहुंचेंगे तब तक टेबल पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुकी होगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हमने 1NF किया। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने इसमें कर दिया। अब सेकंड रो में देखें तो विकास ने भी 2 कोर्स ले रखे, CNO OS, तो यहाँ हम देखते हैं तो उसके भी मैंने सेपरेट कर दिए, तो विकास की भी 2 रो बन गई। ठीक है, फिर इसके बाद में ये देखें हर्ष की एक ही रो है, तो ये रही हर्ष की एक ही रो। फिर देखते हैं ज्योति की, तो ज्योति की भी आपस अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्चुअली में कोर्स ID तो एक ही, कोर्स भी एक ही, बस उसके 2 मोबाइल नंबर है, तो डेटा रिपीट हो रहा है 2 मोबाइल नंबर की वजह से। तो मैंने क्या किया, मोबाइल नंबर सेपरेट करने के लिए 2 रो क्रिएट कर दी। तो अगर फर्स्ट वाली अननॉर्मलाइज टेबल में देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 रोज है। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर देखें तो हमारी रोज बढ़ गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तो ये हमारा 1NF कन्वर्जन हुआ, एटॉमिक वैल्यू कन्वर्जन, और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। मल्टीपल मतलब कुल मिला के हर एक टपल में एक वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको 1 वैल्यू पे लाने के लिए जो दूसरी वैल्यू है उसको दूसरी रो में ले लो, यानी पूरी रो ही रिपीट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डेटा लॉस नहीं हो रहा है, बस ये है डेटा अलग अलग रो में चला गया है। ये होता है हमारा 1NF, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखेगी 1NF में, ये रही हमारी टेबल। देखिए अभी थोड़ी सी अच्छी लग रही है, ठीक है, इस टेबल के बजाय ये देखिए ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से आपका टेबल जो है काफ़ी सिंप्लीफाई होकर के दिखता है। तो ये हुआ 1NF कन्वर्जन। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, यानी कि 2NF। तो 2NF के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स है वो हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहला, फाइंड आउट फंक्शनल डिपेंडेंसीज। और फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बात करें, ठीक है, तो जब कोई एक कॉलम अपने आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन के लिए किसी और कॉलम पे डिपेंड कर रहा हो तो उसे फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे हम बात करें स्टूडेंट आईडी की, तो स्टूडेंट आईडी से ही सारे कॉलम लिंक है। कैसे, देखिए स्टूडेंट का जो आईडी है वो कभी रिपीट नहीं हो सकता, वो यूनिक होता है, लेकिन नेम रिपीट हो सकते हैं, क्लासेस रिपीट हो सकती है, इवन कोर्स आईडी भी रिपीट हो सकते हैं। हाँ, मोबाइल नंबर भी रिपीट नहीं होगा, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे यूनिक है और एसआईडी भी यूनिक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हमने एसआईडी को बना रखा है प्राइमरी की, ठीक है। तो नेम जो है वो अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए किस पे डिपेंड है, एसआईडी पे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट के नेम से अगर आप डेटा निकालते हो, अगर एक ही नाम के 2 स्टूडेंट है तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा स्टूडेंट जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन एसआईडी तो यूनिक होगा, तो अगर आपको एसआईडी पता है तो इजीली आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे नेम जो है वो एसआईडी पे डिपेंड है, ये देखिए ये रहा, ठीक है। और क्लास जो है वो भी एसआईडी पे डिपेंड है, कोर्स आईडी भी एसआईडी पे डिपेंड है, ठीक है। कोर्स आईडी कैसे, इस स्टूडेंट की जो आईडी उसने ये वाला कोर्स आईडी पिक किया है। नाम से वापस वही कंफ्यूजन हो गया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सपोज एक राजेश ने तो डीबीएमएस ले लिया, एक राजेश ने ओएस ले रखा है, और मैं खाली ये सर्च कर लूँ कि राजेश ने क्या कोर्स ले रखा है बताओ, और वहाँ पे ओएस आ रहा है डीबीएमएस के साथ साथ, तो मैं डीबीएमएस और ओएस लिख के दे दूंगा। अब ये कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि 2 अलग अलग राजेश की इन्फॉर्मेशन मर्ज हो गई, जबकि उसके बजाय आईडी पे काम कीजिए, आईडी सेपरेट होती पता लग जाएगा कि दोनों अलग अलग राजेश है। तो कोर्स आईडी भी एसआईडी पे डिपेंड करता है, कोर्स नेम भी जो है वो भी एसआईडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अब एक चेंज आया, कोर्स जो है वो इस टेबल में एसआईडी पे तो डिपेंड कर ही रहा है, पर साथ के साथ वो कोर्स आईडी पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये जो सिंगल एट्रीब्यूट जो है ये सीआईडी पे भी डिपेंड कर रहा है और एसआईडी पे भी डिपेंड कर रहा है अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये नहीं पता लगी। उसके बाद में आते हैं अगले कॉलम पे, मोबाइल भी एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है, ये रहा। अब नेम जो है यहाँ पे एक चीज़ हो, ये जो सैल्यूटेशन जो है, सैल्यूटेशन एसआईडी पे नहीं नेम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कैसे, आप बोलोगे एक सर एसआईडी के सैल्यूटेशन आना चाहिए, बिल्कुल सही बात, आपकी बात सही है, पर प्रैक्टिकल सोचो 1, अब 1 से मुझे क्या पता लगा जिसका एसआईडी 1 है वो मिस्टर है कि मिस है, मुझे कैसे पता लगेगा, वो तो नाम से पता लगेगा ना, कि राजेश है तो मिस्टर है, ज्योति है तो मिस है। यानी सैल्यूटेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, नेम पे। तो ये हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 2NF की तरफ, ठीक है। तो 2NF में एक्चुअली हम क्या करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी जो होती है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है उसके लिए हम फिर से इधर बढ़ते हैं, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी यानी कोई एक एट्रीब्यूट अपने रिकॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स या फिर कॉलम्स पे निर्भर कर रहा हो, डिपेंड करता हो। सिंपल सा, एक नॉन की एट्रीब्यूट अपने रिकॉग्निशन के लिए एक से ज़्यादा की एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करता हो, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। कैसे, यहाँ पे हम देखें कोर्स को, ठीक है। कोर्स जो है वो एसआईडी पे भी डिपेंड कर रहा है और कोर्स सीआईडी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बाकी सारे जो है वो सब एसआईडी पे डिपेंड कर रहे हैं, ओके। तो वो डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, लेकिन ये है पार्शियल डिपेंडेंसी, जहाँ पे कोर्स जो है एक सिंगल एट्रीब्यूट 2 अलग अलग एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी, इसे हटाया जाता है, ठीक है। इससे टेबल सिंप्लीफाई होता है। तो हमने क्या किया, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए ये ओरिजिनल टेबल है, इसमें से हमने कोर्स और कोर्स आईडी को ही अलग कर दिया, ये रहा कोर्स आईडी और ये रहा कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे मेन टेबल में मैंने सिर्फ और सिर्फ सीआईडी रहने दिया, यानी कि ये हमारी मेन टेबल है। इसका मैंने जब 2NF किया तो ये देखिए ये 2 टेबल्स बनी है। एक टेबल तो ये रही जिसमें एसआईडी, नेम, क्लास, कोर्स आईडी, बस कोर्स नेम हट गया है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो कोर्स जो है वो 2 एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड कर रहा था, सीआईडी पे और एसआईडी पे, तो मुझे कोर्स को हटाना है, ना कि सीआईडी को, क्योंकि सीआईडी तो खुद बेचारा इकलौता एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यही किया, मैंने कोर्स आईडी को हटा दिया। लेकिन चूंकि खाली कोर्स लिखता तो कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने कोर्स आईडी लिखा है। तो यहाँ पे इस टेबल में कोर्स की जो की एट्रीब्यूट क्या हो गया, प्राइमरी की क्या हो गई, सीआईडी, और इसी की को मैंने यहाँ पे इस टेबल में एज ए फॉरेन की मैंने इस्तेमाल कर लिया है,
ये देखिए, तो उससे मुझे क्या पता लगेगा, जिस स्टूडेंट का ID 1 है उसने 027 वाला कोर्स ले रखा है, तो अगर मुझे उस कोर्स का नेम जानना हो तो इस टेबल से रिट्रीव हो जाएगा, यानी कि उसने DBMS ले रखा है। तो ये मैंने पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर दी, यानी कि जब कोई एक नॉन की एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है अपने रिकॉग्निशन के लिए, तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम रिमूव कर देते हैं टेबल से, सेपरेट टेबल में डाल देते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है, ये देखिए, ठीक है, ये बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है। तो अब टेबल में से फिलहाल एक कॉलम हट चुका है, वो यहाँ आ चुका है, उसकी एक सेपरेट टेबल बन गई है। ये है हमारा 2NF, जहाँ पे हम पार्शियल डिपेंडेंसी हटाते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर सैल्यूटेशन भी जो है वो नेम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन सैल्यूटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेम पे डिपेंड कर रहा है, वो एक से ज़्यादा दो पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि सैल्यूटेशन भी नॉन की एट्रीब्यूट है, इसको प्राइमरी या सुपर की नहीं बना सकते। नेम भी जो है वो भी नॉन की एट्रीब्यूट है, इसको भी सुपर की या प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन खुद एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा सैल्यूटेशन जो है वो SID पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ, वो परमानेंटली नेम पे डिपेंड कर रहा है। नेम से पता लगेगा मिस्टर लगेगा या मिस, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे सैल्यूटेशन जो है ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी में नहीं आता, पार्शियल डिपेंडेंसी में कोर्स आएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग ID पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो मैंने पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर दी और मेरा टेबल अब कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करें तो जो टेबल है, यानी कि ये वाली, ये वाली टेबल, ये साइड टेबल बन चुका है, इसको अब हम साइड में कर रहे हैं, मतलब ये हमेशा रहेगी डेटाबेस में, पर क्या स्लाइड में बार बार सारी टेबल्स दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं ये वाली जो टेबल है ये अलग ले रहा हूँ फिर अब इस पर, क्योंकि हम इसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। अभी तक हम इसी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ये तो पहला प्रोडक्ट है, अभी तो इस टेबल से ऐसे और प्रोडक्ट निकलेंगे। तो ये रही हमारी वो टेबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले नेम जो है SID पे डिपेंड कर रहा है, क्लास भी SID पे डिपेंड कर रहा है, CID भी SID पे डिपेंड कर रहा है, मोबाइल SID पे डिपेंड कर रहा है, और सैल्यूटेशन जो है वो नेम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम 3NF करने वाले हैं। 3NF की टर्म और कंडीशन क्या होती है कि सपोज जैसे x टेंड्स टू y है, यानी कि y अपने रिकॉग्निशन के लिए x पे डिपेंड करता है, अपने पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो है या तो x जो है सुपर की होना चाहिए या फिर y जो है प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट जो है y का वो कोई कैंडिडेट की होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। यानी कि ये जो रिलेशन है ना SID नेम, तो ये XY है, SID क्लास XY है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि नेम जो है वो है y और SID जो है वो है x, तो ये तभी पॉसिबल है जब 3NF क्या कहता है, ये रिलेशन तभी एग्जिस्ट कर सकता है टेबल के अंदर जब SID या तो प्राइमरी की हो, यानी कि सुपर की हो, या प्राइमरी की हो, और या फिर नेम जो है यानी कि जो y वाला एट्रीब्यूट है वो कोई कैंडिडेट की हो या कोई प्राइम एट्रीब्यूट हो। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कि की एट्रीब्यूट बन सकता है, प्राइमरी की या सुपर की बन सकता है, उसे प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो टेबल में देखें SID तो सुपर की है, तो एक रिलेशन तो सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन y क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, तो नेम प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। क्लास जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। CID जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस वाली टेबल के अंदर कोर्स ID मल्टीपल टाइम रिपीट होंगे। कैसे, यहाँ देखिए 027 ही दो बार आ गया है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, यूनिक नहीं है। प्राइम एट्रीब्यूट वही हो सकता है जिसके अंदर यूनिक डेटा है। अब बात करते हैं SID और मोबाइल की, तो हाँ मोबाइल प्राइम एट्रीब्यूट बन सकता है, लेकिन SID तो X सुपर की है ही है, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो X सुपर की हो या Y प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो यहाँ तो दोनों ही फुलफिल हो गई इस वाली में। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेम और सैल्यूटेशन में। ना ही नेम कोई सुपर की है, प्राइमरी की हो, ना ही सैल्यूटेशन कोई प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि सैल्यूटेशन मिस्टर और मिस बार बार रिपीट होगा टेबल में, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट बन नहीं सकता है, क्योंकि इसको की एट्रीब्यूट बना नहीं सकते। और नेम भी रिपीट हो सकते, तो ये भी यूनिक नहीं रहा। यानी कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है कि x टेंड्स टू y तभी पॉसिबल है जब या तो x सुपर की हो या y जो प्राइम एट्रीब्यूट हो, दोनों ही कंडीशन में से कोई भी फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये डिपेंडेंसी, हम इस डिपेंडेंसी को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इस डिपेंडेंसी को एक्चुअली बोलते हैं क्या है, ट्राइवल डिपेंडेंसी। ट्राइवल डिपेंडेंसी क्या, मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए सैल्यूटेशन नेम पे डिपेंड कर रहा है, पर नेम तो खुद SID पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सैल्यूटेशन बाय डिफॉल्ट टेम्परेरी किस पे डिपेंड कर रहा है, SID पे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आप ध्यान से समझिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इससे हमें ये पता नहीं लगेगा ना मिस्टर लगाना है मिस लगाना है, वो तो नाम से पता लगेगा, लेकिन नाम खुद SID पे डिपेंड है। तो जब कोई एक एट्रीब्यूट किसी अगले एट्रीब्यूट पे डिपेंड है, वो अगला एट्रीब्यूट किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंड है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, तो इसको बोलते हैं ट्राइवल डिपेंडेंसी। और साथ के साथ ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है इसके लिए, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा, नेम और सैल्यूटेशन वाले पोर्शन को मुझे टेबल से अलग करना होगा, यानी कि पार्शियल डिपेंडेंसी, ये ट्राइवल डिपेंडेंसी जो है वो मुझे हटानी होगी, ठीक है। तो ट्राइवल डिपेंडेंसी में कैसे हटाऊंगा, देखिए यहाँ पे आप देखिए ये वो टेबल, इसमें से मैं ट्राइवल डिपेंडेंसी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सैल्यूटेशन की एक अलग से टेबल बना दी, जिसके अंदर मैंने सैल्यूटेशन के नंबर डाल दिए 1 और 2,
1 पे क्या आएगा मिस्टर और 2 पे क्या आएगा मिस। और यहाँ पे देखिए जहाँ पहले सैल्यूटेशन में मिस्टर मिस लिखा होता है वहाँ पे नंबर हो गए 1 1 1 1 1 और ज्योति चूंकि मिस है तो 2 और 2। ठीक है, इस तरह से सैल्यूटेशन आईडी आ गई। अब आप बोलोगे कि सर इसमें अभी फर्क क्या हुआ, अभी भी सैल्यूटेशन आईडी जो है वो नेम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। अब यहाँ पे डेटाबेस क्या करेगा, ये रिकॉर्ड क्रिएट करेगा कि सैल्यूटेशन आईडी कैसे पता करनी है, ये 1 है, ये डिपेंड कर रहा है नेम पे। नेम क्या है राजेश, यानी कि आईडी क्या आनी चाहिए मिस्टर। ठीक है, तो ये क्या रिकॉर्ड सेव करेगा मिस्टर राजेश, और उसके साथ में उसके एसआईडी क्या ले लेगा 1। इट मीन्स कि अब सैल्यूटेशन आईडी एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। आईडी जब 1 आएगी तो वहाँ पे 1 सैल्यूटेशन आईडी भी 1 हो जाएगा, आईडी जब 4 आएगी तो वहाँ सैल्यूटेशन आईडी 2 हो जाएगा। डेटाबेस इस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, सैल्यूटेशन आईडी जो हुआ वो एसआईडी पे डिपेंड हो गया, यानी कि ट्राइबल डिपेंडेंसी खत्म हो गई। सैल्यूटेशन आईडी अब नेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है बल्कि वो डायरेक्ट एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है। तो ट्राइबल डिपेंडेंसी भी हमने खत्म कर दी। साथ के साथ अब जो सैल्यूटेशन आईडी वो एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसा कि हमने इसमें देखा था कि या तो x जो है वो सुपर की होना चाहिए या y जो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्यों, क्योंकि अब सैल्यूटेशन डायरेक्ट एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे एसआईडी जो है सुपर की है, तो हमारी x टेंड्स टू y वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई और हमारी टेबल 3NF में कन्वर्ट हो गई। 3NF में कन्वर्ट होने के बाद देखिए अगर हम, तो हमारी जो ओरिजिनल टेबल थी अभी तक वो 3 टेबल्स में टूट चुकी है, एक कॉस्ट टेबल में, एक सैल्यूटेशन टेबल में और एक मेन टेबल में। ठीक है, ये थी हमारी ओरिजिनल टेबल। ठीक है, ये वाली इस तरह से, ये हमारी ओरिजिनल टेबल है और अभी तक फिलहाल हम जो है इसका 3NF कन्वर्जन कर चुके हैं जो इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं BCNF की तरफ। देखिए BCNF जो है वो उसको 3.5 नॉर्मलाइजेशन या 3.5 NF भी बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। स्ट्रिक्ट कैसे, 3NF में क्या कहा था इस रिलेशन के लिए कि अगर y x पे डिपेंड कर रहा है तो या तो x सुपर की हो या y प्राइम एट्रीब्यूट हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो, ठीक है, वो टेबल 3NF में काउंट होगी। लेकिन BCNF बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। BCNF क्या कहता है कि नहीं भाई, जब y जो है x पे डिपेंड कर रहा है तो x का सुपर की होना जरूरी है। y क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x को सुपर की होना होगा, यानी कि टेबल के अंदर जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो सब के सब की एट्रीब्यूट यानी कि प्राइमरी की या सुपर की पे डिपेंड करने चाहिए। ठीक है, तो अब टेबल की फंक्शनल डिपेंडेंसी वापस देख लेते हैं फिलहाल हम। ठीक है, एसआईडी नेम जो है एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है, क्लास जो एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है, कोर्स आईडी जो एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है, मोबाइल एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है और सैल्यूटेशन जो है वो भी अब आपका जो है एक्चुअली एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। तो हम देख लेते हैं BCNF कन्वर्जन करना कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली में हम अगर देखें तो अब अगर हम यहाँ देखें तो सैल्यूटेशन आईडी भी एसआईडी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था कि डेटाबेस क्या करेगा कि डेटाबेस से रिकॉर्ड जनरेट करेगा कि जिसका सैल्यूटेशन जिसका नाम राजेश है उसके आगे सैल्यूटेशन आईडी 1 आएगी। ठीक है, और राजेश का एसआईडी क्या है 1। तो इस रिकॉर्ड को जो है यहाँ पे इस रिकॉर्ड को जो डेटाबेस सेव कर लेगा, इस तरह से सैल्यूटेशन आईडी जो है एसआईडी पे डिपेंड हो जाएगी। तो ये BCNF में हो रहा है। कैसे, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, नथिंग एल्स, मैंने एक एसआईडी और नेम की टेबल ही अलग कर दी। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सैल्यूटेशन आईडी जो है वो नेम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन सिस्टम क्या करेगा कि इस आईडी को नेम से लेकर के नेम को उसके एसआईडी से लिंक करके इस एसआईडी को सैल्यूटेशन आईडी को लिंक कर देगा। तो इसके लिए सिस्टम एक्चुअली करेगा क्या, वो नेम वाला कॉलम ही हटा देगा। कैसे, भाई सैल्यूटेशन आईडी नेम से ही जनरेट हो रही है। ठीक है, नेम को ही हटा दिया तो ये सैल्यूटेशन आईडी किससे रिकॉग्नाइज होगा, फिर बाय डिफॉल्ट एसआईडी से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी हटाने के लिए क्या करेंगे, टेबल में से हमने नेम भी हटा दिया। तो ये रहा एसआईडी और नेम, ये यहाँ पर आ गया अब इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, अब इस टेबल के अंदर अगर हम देखें तो अब ये जो है सैल्यूटेशन आईडी जो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, एसआईडी पर। कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे नाम हट गए हैं। तो अब DBMS कैसे पहचानेगा कि जिसका आईडी 1 है उसका नेम चेक करो, यहाँ जाकर के इधर इस टेबल में, सेकेंडरी टेबल में नाम राजेश है तो सैल्यूटेशन टेबल में जाओ, वहाँ से 1 वाला लो, यहाँ पिक कर दो। और फिर डेटाबेस ने क्या सिस्टम क्रिएट किया कि जहाँ पे एसआईडी 1 है वहाँ पे सैल्यूटेशन आईडी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि जिस कॉलम पे डिपेंडेंसी क्रिएट हुई थी उस कॉलम को भी निकाल दिया, नेम को भी यहाँ पे टेबल से बाहर निकाल दिया है। आप सोचोगे ऐसा क्यों, नेम तो टेबल में चाहिए होता है, उसको अलग क्यों कर दिया। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि सैल्यूटेशन आईडी कैसे क्रिएट हो रहा था, नेम से। वो नेम किस पे डिपेंड था, एसआईडी से। ठीक है, तो डेटाबेस ने नेम और एसआईडी को ही सेपरेट कर दिया। वाई एसआईडी, क्योंकि एसआईडी इस टेबल को इससे लिंक कर दी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सैल्यूटेशन आईडी इस टेबल को इससे लिंक कर दी और सीआईडी इस टेबल से इस सेकेंडरी टेबल को लिंक कर दी, उसी तरह से यहाँ पे एसआईडी। तो मुझे क्या पता लगेगा आप
कि जिसका आईडी 1 है, ठीक है, उसका नेम क्या है, राजेश। राजेश है तो यहाँ पे क्या लगेगा, मिस्टर। तो मिस्टर का आईडी क्या है, 1, तो इस कॉलम में यहाँ पे इस जगह पे 1 प्लॉट करना है और डेटाबेस इसका रिकॉर्ड क्रिएट करके रख लेगा। SID 1 है तो भाई वहाँ पे सैल्यूटेशन ID 1 डालना है। उसी तरह से जब ज्योति की बात करते हैं, SID है 4, उसका नेम है ज्योति, ठीक है, तो ज्योति के आगे क्या आएगा, मिस, यानी कि सैल्यूटेशन ID 2। तो सिस्टम क्या रिकॉर्ड सेट कर लेगा कि जहाँ पे भी जब भी SID 4 आए वहाँ पे सैल्यूटेशन ID जो 2 लगाना है, यानी कि मिस लगाना है। तो आप समझे कि टेबल को मल्टीपल छोटी छोटी टेबल्स में तोड़ा जा रहा है। तो ये हुआ हमारा BCNF, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं 4th स्टेज तक BCNF, लेकिन ये 4th स्टेज है, 4NF नहीं है, 4NF अलग होता है। अब हम 4NF वाली टेबल में चलते हैं। सबसे पहले हमारी जो बच्ची कुची टेबल है हम उसको देख लेते हैं। बच्ची कुची कैसे, भाई ये थी हमारी ओरिजिनल टेबल, यहाँ अगर हम देखें, ठीक है, ये थी ओरिजिनल टेबल, ठीक है, इसका 1NF कुछ इस तरह से दिख रहा था ये। और अब अगर हम देखें BCNF में कन्वर्जन के बाद में, तो ये देखिए टेबल कुछ ऐसी दिख रही है, कुछ कॉलम्स हट भी गए, ठीक है, और वो टेबल टूट के इस तरह से इतने टेबल्स में बिखर गई है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 4NF की। 4NF क्या कहता है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी जो है उसे खत्म करना है। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी क्या होती है मैं बता देता हूँ। इस वाली टेबल में अगर हम देखें, यहाँ पे कोर्स ID है, ये रहा, मोबाइल जो है ये रहा, ये दोनों मल्टी वैल्यूड है। कैसे, स्टूडेंट 1 की रो 2 बार आ रही है, क्यों, क्योंकि उसने 2 कोर्स ID ले रखे, यानी कि 2 कोर्स ले रखे हैं, ठीक है, ये रहा 49 और 27, उसने 2 कोर्स ले रखे हैं। तो 1NF के रूल की वजह से, यानी कि टपल एटॉमिक होनी चाहिए, इसलिए मुझे इस रो को 2 बार लिखना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे 027, 049 नहीं कर सकता, मुझे सेपरेट रो में दूसरी एंट्री चाहनी होगी। तो इस तरह से क्या हुआ, एक ही स्टूडेंट के लिए जो है, सॉरी, इस तरह से क्या हुआ कि एक ही स्टूडेंट के लिए जो 2 रो क्रिएट हुई। अब ये बिना वजह से जो रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस रिडंडेंसी को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है, वो एट्रीब्यूट जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है किसी स्टूडेंट के लिए, मैं उसको ही हटा दूँ ना, ठीक है, मल्टी वैल्यू, ठीक है। मल्टी वैल्यू कैसे, सॉरी, रिपीट का मतलब यहाँ पे मल्टी वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि एक ही स्टूडेंट के 2 कोर्स ID है। तो मैं क्या करूँ कि मैं इस कोर्स ID वाले कॉलम को हटा सकता हूँ क्या, अलग कर सकता हूँ क्या, तो वो मुझे देखना होगा। उसी तरह से मोबाइल की बात करें तो जब हम ज्योति की बात करते हैं तो उसने कोर्स तो एक ही ले रखा है, ठीक है, लेकिन उसके मोबाइल नंबर 2 हैं, जिस वजह से उसकी भी रो 2 बार रिपीट हो रही, क्योंकि उसके 2 मोबाइल नंबर है। यानी कि किसी न किसी एक एट्रीब्यूट की वजह से अगर किसी एक ही एंटिटी की एंट्री 2 बार करनी पड़ रही है, 3 बार करनी पड़ रही है, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी कहलाता है, इसे हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं उसके लिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैंने जो है यहाँ पे मोबाइल वाला जो हिस्सा था, ठीक है, ये अगर मैं देखूँ, ये जो मोबाइल वाला जो है इसको मैंने कर ही सेपरेट दिया पूरा। कैसे, मैंने देखिए सेपरेट टेबल बना दी, ठीक है, सॉरी, ये रहा, ये मैंने पूरी सेपरेट टेबल बना दी यहाँ पे, ठीक है। सेपरेट टेबल कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, मोबाइल की पूरी टेबल ये बना दी, टेबल मोबाइल, उनको SID से लिंक कर दिया। SID 1 उसका एक ही मोबाइल नंबर है, SID 2 उसका भी एक ही मोबाइल नंबर है, SID 3 उसका एक ही मोबाइल नंबर, लेकिन SID 4 उसके 2 मोबाइल नंबर है, वो यहाँ से मैंने हटा दिया। और आपने सबसे पहले कमाल की चीज़ देखी होगी कि अब देखिए एक रो भी कम हो गई एक्चुअली में, यहाँ पे आते आते एक रो कम हो चुकी है। क्यों, क्योंकि इस मोबाइल नंबर की वजह से 2 रो 2 बार रिपीट हुई थी, वो मैंने टेबल ही अलग कर दी। तो इस वाले में भी देखें अगर हम, तो टोटल 6 रो है, इस वाले में भी अगर हम टोटल देखें तो 7 रोज हैं। यानी कि अगर हम आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन करने की वजह से टेबल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल होता जा रहा है और रिपीटेड डेटा खत्म होते जा रहा है। तो इस तरह से मैंने मोबाइल को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, यहाँ पे जैसे CID जो है वो भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो लेकिन मैं इसे हटा नहीं सकता इस ओरिजिनल टेबल में से, इसका बाउंडेशन है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या SID और CID की मैं अलग से टेबल बनाऊँगा, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कैसे, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मोबाइल नंबर मैंने अलग ले लिए तो उससे क्या हो, बाकी सबके मोबाइल नंबर जो है वो तो एक ही है, तो वो रिपीट, इसलिए जो है वहाँ पे डेटा रिपीटेड नहीं होगा। इसके 2 मोबाइल नंबर थे, इसकी टेबल ही सेपरेट हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाकर के कोर्स ID को हटाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो कोर्स ID खुद एक्चुअली में यहाँ पे जो ये है ना, ये वाला, ये इसको कोर्स को इस टेबल से लिंक कर रहा है। तो अगर मैं कोर्स ID को हटा दूंगा तो ये टेबल का लिंक भी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं कोर्स ID को हटा नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मल्टी वैल्यू तो हटा ही दो, ये देखना होगा कि उससे क्या कोई सेकेंडरी टेबल जुड़ी हुई है क्या, जो एट्रीब्यूट हम कह रहे हैं हटाने के लिए क्या वो फॉरेन की एट्रीब्यूट है। अगर ऐसा है तो उसको हम नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ, इसलिए मैंने CID को नहीं सिर्फ मोबाइल को हटाया, पर फिर भी हमारी टेबल अभी काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुकी है। एक और रीज़न कि स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्स में जो है एनरोल कर सकते हैं, तो वो यहाँ इस टेबल से हमें डेटा मिलता रहेगा, ठीक है। ये हुआ मेरा 4NF, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं तो एक एट्रीब्यूट और है, वो क्या है, ईयर, ठीक है। ईयर किस पे डिपेंड कर रहा है,
मतलब ये जो क्लास वाला जो एट्रीब्यूट है, यानी कि कौन सी क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, SID पे, ठीक है। वो क्लास वाले एट्रीब्यूट से वो कोई टेबल जुड़ी हुई भी नहीं है, ये इंडिविजुअल है, लेकिन ये भी रिपीट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट ID 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको भी देखो सेपरेट कर दिया। ये देखो यहाँ पे मेन टेबल में से, ये मेन टेबल है, इसमें से निकाल के मैंने क्लास को भी अलग कर दिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जब मैंने क्लास में लिखा था तो 1 ईयर 2 बार लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे 1 ईयर 1 बार ही लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे जो 2 ईयर भी 2 बार लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे 1 बार सेकंड के लिए और 1 बार थर्ड के लिए ये, और जो है फोर्थ ID जो वो थर्ड ईयर वो ये रहा। यानी कि जैसे ही मैंने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी खत्म करी तो मल्टीपल चीज़ें जो रिपीट हो रही है वो हट गई, ठीक है। ये है 4NF हमारा। 4NF क्या कहता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी खत्म करनी होती है। तो वो एट्रीब्यूट जिसमें मल्टीपल, एक से ज़्यादा वैल्यू है, अगर उनको टेबल से अलग किया जा सकता है तो उनको टेबल से अलग कर दो। बस आपको ये देखना है कि जिस भी एट्रीब्यूट को आप हटा रहे हो वो किसी और टेबल से लिंक ना हो, उसे कभी मत हटाइएगा मेन टेबल में से, अदरवाइज मेन टेबल से उसका लिंक खत्म हो जाएगा और डेटा लॉस्ट हो जाएगा। और यही कंसेप्ट हमारा 5NF का होता है। 5NF क्या कहता है, लॉस्ट लेस डिकम्पोजिशन। टेबल को इस तरह से डिकम्पोज करो कि जब टेबल को वापस अरेंज करके डेटा लेना हो तो डेटा का लॉस्ट ना हो। 5NF का लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसके लिए 5NF का सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए अब हमारी फिलहाल टेबल कुछ इस तरह से दिख रही है, पूरी टेबल। ये हमारी ओरिजिनल टेबल थी, इसको हमने 1NF में थोड़ा सिंपल किया और अभी फिलहाल जो है ये टेबल हमारी कुछ इस तरफ से दिख रही है। ये देखिए ये हमारा फाइनल आउटपुट है, और ये अगर हम देखें तो ओरिजिनल टेबल, यहाँ से हम इधर आ चुके हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर इन सब का फ़ायदा क्या हुआ, इन सब का फ़ायदा क्या हुआ सर, टेबल तो बहुत सारे पार्ट्स में टूट गए, अब हमें कितना सारा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, अब वो ज़्यादा काम आसान हो गया है। स्टूडेंट ID हो, उसका क्लास का टेबल अलग हो गया, इसको मेंटेन करना आसान है और डेटा रिपीट नहीं हो रहा है। क्यों, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, ये देखिए 1NF से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं SID और क्लास की। क्लास में 1 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ये बार बार लिखना पड़ रहा था। अब आप सोचो, अगर टोटल मिला के 9000 रोज़ हैं किसी टेबल में तो 9000 टाइम्स मुझे 1 ईयर 2 ईयर मतलब थर्ड ईयर ये लिखना पड़ेगा। तो मेरे डेटाबेस में कितना मेमोरी स्पेस वेस्ट हो रहा है और टेबल बिना वजह कॉम्प्लेक्स हो रही है। उसके बजाय अगर मैं उस एट्रीब्यूट को ही अलग कर दूं तो यहाँ देखो 1 ईयर के लिए ID कर दी 1, सेकेंड ईयर के लिए ID कर दी 2 और थर्ड ईयर के लिए ID कर दी 3, ठीक है। इस तरह से अब क्या होगा कि ये SID के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट का अगर मुझे ईयर जानना है तो बाय डिफ़ॉल्ट इस वाली टेबल से, क्लास टेबल से मुझे उसका ईयर पता लग जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं मोबाइल की। यहाँ पे मोबाइल की टोटल जो है मिला करके 5 रोज़ हैं। क्यों, क्योंकि एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर रिपीट हो रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला कॉलम रखता इस ओरिजिनल टेबल के अंदर तो क्या होता कि ये बिना वजह टेबल को कॉम्प्लेक्स करता। कैसे, अभी फिलहाल अगर हम यहाँ देखें ओरिजिनल टेबल में ये सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स ID की वजह से ही रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं 4th नंबर पे अगर ये मोबाइल नंबर नहीं हटाता तो यहाँ पे एक रो और बन जाती, ये इस तरह से जैसे यहाँ बनी हुई ना, ये ऐसी कैसी एक रो और बन जाती, ठीक है। यानी कि डेटा बिना वजह रिपीट हो रहा है। ऐसे एट्रीब्यूट जिसे हटा सकते हैं वो रेडंडेंसी या डेटा का रिपीटेशन खत्म हो रहा है तो उस एट्रीब्यूट को हटा दो। इसलिए मोबाइल को भी हमने हटा दिया, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई एक से ज़्यादा ही मोबाइल नंबर रखता है। कोई लोग तो 3-3 मोबाइल नंबर भी रखते हैं। तो सोचो ऐसे में टेबल में बिना वजह एक स्टूडेंट की 3-3 चलो 2-2 रो भी इंसर्ट करनी पड़ेगी। 9000 का कितना हो गया, 18000 रोज, ठीक है। आप सोचो बिना वजह डेटाबेस बिना वजह 18000 रोज पे जा रहा है सिर्फ एक मोबाइल नंबर की वजह से। तो मैंने टेबल ही अलग कर दिया, बात ही खत्म। तो अब खाली रिपीट क्या होगा, ID रिपीट होगी और मोबाइल नंबर रिपीट होंगे, ठीक है। तो इससे मेरा काम हो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और चाहे तो यहाँ पर हम इस टेबल में एक चीज़ और कर सकते हैं, मोबाइल 1 नाम से एक कॉलम, मोबाइल 2 नाम से दूसरा कॉलम बना सकता हूँ मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब टेबल को डीकम्पोज करने के बाद में जब ये टेबल सेपरेट हो चुकी है कि इंडिविजुअल मोबाइल टेबल बन गई है, इसमें मैं चाहे जो चेंजेस करूँ वो कोई उसका इंपैक्ट इस टेबल पर नहीं आएगा। बस यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। क्लास टेबल SID के जरिए जुड़ी हुई है, मोबाइल टेबल भी जो है SID के जरिए मेन टेबल से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, नेम मैंने अलग ले ली है, ठीक है। नेम मैंने अलग क्यों लिया, क्योंकि हमने देखा था सैल्यूटेशन जो है नेम पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने नेम पोर्शन ही हटा दिया और उसको SID से लिंक करते हुए सेपरेट डाल दिया। तो अब यहाँ पे क्या, ओरिजिनल टेबल में राजेश मुझे 2 बार लिखना पड़ा, विकेश 2 बार लिखना पड़ा, ज्योति 2 बार लिखना पड़ रहा है। लेकिन जैसे मैंने नेम कॉलम ही हटा दिया, आप देखो नेम बार बार लिखना ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट क्या मिला कि बार बार जो मुझे नेम लिखने पड़ रहे थे वो हट गए। तो ओरिजिनल टेबल में से काफ़ी ज़्यादा डेटा सेव हो रहा है, काफ़ी मेमोरी स्पेस सेव हो रहा है। और ये जो नेम टेबल है ये भी SID के थ्रू जुड़ी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट टेबल की। तो कॉस्ट जो है यहाँ पे देखो आप DBMS 2 बार रिपीट हो रहा है, DSA 1 बार आ रहा है, OS तो 3 बार आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे OS भी 3 बार आ रहा है।
और लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि भाई ज्योति ने 2 बार ओएस ले लिया, उसके मोबाइल नंबर की वजह से ओएस 2 बार लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं कोर्सेज के नेम लिखा हूँ, ठीक है, तो बिना वजह वो कोर्स के नेम रिपीट हो रहे हैं, यानी कि बिना वजह मेमोरी स्पेस जो है अकल हो रहा है। तो उसको रिमूव करने के लिए कोर्स को भी बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया। तो अब क्या हुआ, टोटल मिला के 4 कोर्स है और ये उनके कोर्स आईडी है और ये कोर्स आईडी ही यहाँ पे इंसर्ट करने रहेंगे, तो नाम बार बार लिखने की जरूरत ना पड़ी। ठीक है, सोचिए अगर एक स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल की बात करें, एक स्टूडेंट 6 कोर्स लेता है, तो यानी नॉर्मल टेबल के अंदर क्या होगा, सिंपल वाले टेबल के अंदर एक स्टूडेंट की एंट्री 6 बार होगी, 6 रोज। तो काउंट करते हैं हम 3 साल, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, टोटल मिला के 3000 स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट 6 कोर्स ले रहा है। ठीक है, 6 कोर्स पर स्टूडेंट। अब कैलकुलेट करते हैं, 3000 इंटू 6, 18,000 रोज रिपीट हो रही है सिर्फ कोर्स की वजह से। ठीक है, फिर अगर हर एक के 2 मोबाइल नंबर हैं, इसको कैलकुलेट करते जाना, मोबाइल नंबर 2 हैं, तो 3000 इंटू 2, 6000, यानी 18,000 प्लस 6000 आपका हो गया 24,000। स्टूडेंट टोटल 3000 रो होनी चाहिए। अभी तक तो सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स की वजह से हमारी 24,000 रो हो चुकी है। बात करते हैं क्लास की, पहले स्टूडेंट 1 ईयर में था, फिर सेकेंड ईयर में आ गया, थर्ड ईयर में आ गया, हर एक स्टूडेंट की ईयर वाइज के हिसाब से 3 रो बनेगी। ठीक है, तो 3000 स्टूडेंट हैं, इनका कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 3 इंटू 3, ठीक है, 9000, तो 24,000 प्लस 9000 अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा कितना हो रहा है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,000। 3 स्टूडेंट से खाली और 33,000 रोज रिपीट हो रही है। आप सोचिए, जिस डेटाबेस को 3000 रोज में खत्म किया जा सकता था, उसके लिए 33,000 रोज बन गई है। अब आप समझ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ताकि ये टेबल्स जो कॉम्प्लेक्स टेबल है वो सिंपल टेबल में टूट जाए। अब कमाल की बात क्या है, ये कोर्स टेबल की वजह से सब्जेक्ट्स के नाम रिपीट ही नहीं होंगे, सिर्फ 4 बार ही लिखे गए, खाली आईडी रिपीट होगी। और बेसिक बात है, टेक्स्ट के बजाय नंबर कम जगह घेरेगा। ठीक है, और अगर ओरिजिनल टेबल होती तो मैं क्या करता, मैं एसआईडी, मतलब ओरिजिनल मतलब क्या, तो मैं क्या करता, एसआईडी सीआईडी कोर्स की टेबल ही अलग करता और वो भी एसआईडी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने सीआईडी यहाँ से हटाया नहीं है। अदरवाइज तो सीआईडी भी हट जाता, वो एसआईडी से लिंक होकर के चलते हैं। ठीक है, तो नेम भी मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ से बस खाली नंबर्स जाएंगे, मोबाइल नंबर भी बार बार नहीं लिखने, खाली यहाँ से नंबर्स जाएंगे इस तरह से। और सैल्यूटेशन भी बार बार नहीं। आप सोचो 3000 स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसमें मिस्टर मिस 3000 बार तो लिखा ही जाएगा। और चूंकि जैसे कि मैंने बताया 33,000 टाइम्स लाइन रिपीट हो रही है, तो मिस्टर और मिस जो है वो 33,000 टाइम रिपीट्स होंगे। मैं बोलता हूँ नथिंग, अगर ये सिर्फ है ना सपोज जैसे 1 स्पेस भी घेरते हैं तो 33,000 स्पेस बिना वजह बढ़ गया सिर्फ सैल्यूटेशन लगाने के पीछे। तो मैंने सैल्यूटेशन का पार्ट ही सेपरेट कर दिया ना, अब खाली आईडी चल रही है 1 2 3 4। तो नॉर्मलाइजेशन का मेन कंसेप्ट क्या हम समझ लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया कि टेबल को सिंप्लीफाई क्यों करना जरूरी है, ताकि मेंटेनेंस आसान हो, सबसे मेन मेमोरी स्पेस बचे और टेबल की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाए और टेबल सिंपलर हो जाए। और प्लस इतने सारे टेबल्स में ये बढ़ चुकी है, तो हर एक टेबल में कोई भी चेंजेस करें उसका इंपैक्ट डायरेक्ट दूसरी वाली पे नहीं आ रहा है। कैसे, मैं कोई नया कोर्स आईडी कोर्स इंट्रोड्यूस करता हूँ तो वो मुझे यहाँ डालना है, इस टेबल में तब तक वो नहीं जाएगा जब तक कोई स्टूडेंट वो कोर्स ले ना ले। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन एनोमली जो है वो जो है हट गई, हो ही नहीं रही है। अभी एनोमलीज क्या होती है, इसके लिए भी हमने सेपरेट वीडियोस बनाया है। नॉर्मलाइजेशन का जो पहला वाला वीडियो था, व्हाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं अगर अपडेट की, स्टूडेंट 1 जो है फिलहाल राजेश है, फाइनल उसके 3 ईयर कंप्लीट हो गए, वो चला गया। अभी जो है स्टूडेंट 1 का जो आईडी है वो किसी लड़की को मिला हुआ है, तो अब सैल्यूटेशन चेंज करना है। ठीक है, अपडेट करना है, तो मुझे क्या करना है कि बस ये चेक करना है कि भाई इस टेबल के थ्रू कि सैल्यूटेशन आईडी 1 जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, एसआईडी 1 जो टर्मिनेट होकर के उसकी जगह दूसरा आ गया है। तो मैं नेम चेक करूंगा, उसका नेम अगर सपोज जैसे उसका ज्योति या कोई भी लड़की का नाम निकला तो वो इस टेबल में आएगा, इन्फॉर्म करेगा कि भाई अब यहाँ पे जेंडर चेंज हो चुका है। तो वो क्या करेगा कि जेंडर चेंज हो गया तो आईडी यहाँ से लेगा और सैल्यूटेशन आईडी यहाँ से लेगा और रिप्लेस कर देगा, और सिर्फ इन दोनों टेबल की आपसी बॉन्डिंग से वहाँ पे ऑटोमेटिक सैल्यूटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इसीलिए इस वीडियो को फिर से एक बार आप रिवाइज करके देखिएगा। मैंने टेबल वाइज आपको सारे कंसेप्ट समझाए हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर 5NF कहाँ गया। ठीक है, तो देखो 5NF अलग से कुछ नहीं होता है। 5NF क्या कहता है कि जब आप टेबल को डीकम्पोज करो तो लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो इस तरह से डीकम्पोज हुए हों कि जब भी उनको वापस मर्ज करके अगर कोई कॉमन आउटपुट हमको चाहिए हो तो वो मिल सके। हम इस वाली टेबल से देखते हैं, स्टूडेंट आईडी 1, मुझे उसका कोर्स जानना है, तो कोर्स आईडी 27, तो क्या हो गया DBMS। ठीक है, मुझे जानना है उसका नेम क्या है, तो उसका नेम आ जाएगा यहाँ से राजेश।
ठीक है। मुझे जानना उसका मोबाइल नंबर क्या है तो वो SID के थ्रू यहाँ से आ जाएगा। मुझे जानना हो कि उसका सैल्यूटेशन क्या लगता है तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं। देखिए SID यहाँ पे फॉरेन की इस वाली टेबल के अंदर जो SID जो है मेरा ये यहाँ पे ये प्राइमरी की है, लेकिन इस टेबल में क्लास टेबल में ये फॉरेन की है, मोबाइल टेबल में भी ये फॉरेन की है, नेम टेबल में भी ये फॉरेन की है, और कॉस्ट टेबल में भी जो है, कॉस्ट टेबल में ये नहीं आएगी क्योंकि कॉस्ट टेबल के अंदर यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये सैल्यूटेशन ID देखिए, ये CID जो है ये यहाँ डाल रखा है। तो इस वाली टेबल के लिए ये कॉस्ट टेबल के लिए ये प्राइमरी की है, लेकिन उसको मैंने एज ए फॉरेन की यहाँ डाल दिया कनेक्टिविटी के लिए। यानी कि सिंगल SID इन 4 कॉलम इन 3 टेबल्स को लिंक कर रहा है, और कॉस्ट ID इस कॉस्ट टेबल को लिंक कर रहा है, और सैल्यूटेशन ID जो सैल्यूटेशन टेबल को लिंक कर रही है। तो इस तरह से 5NF का रूल भी कंप्लीट हो गया, लॉसलेस डिकम्पोजिशन पूरा हो गया। अब 6NF की बात करते हैं। तो हकीकत में एक्चुअली 6NF को अभी तक सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जैसा कि हमने हमारे 6NF के वीडियो में बताया था। तो 6NF अभी तक सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में कुछ बेसिक थ्योरीज रखी गई है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टेबल, छोटी टेबल्स तो BCNF तक आते आते ही डिकम्पोज हो चुकी होती है, पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो जाती है। ये तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये टेबल भी जो मैंने डिकम्पोज करके दिखाई है, मुझे उसे रिवर्स पैटर्न में बनाना पड़ा। यानी कि मैंने पहले ये बनाए ये सब, फिर उनको मर्ज करके जो है मैंने ये टेबल बनाई है। क्योंकि हकीकत में मैंने बहुत सारी टेबल्स लिए, जब मैंने उनको डिकम्पोज करना शुरू किया था BCNF तक आते आते टेबल डिकम्पोज हो चुकी थी पूरी तरह से, आगे कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने मल्टीपल टेबल्स को स्टडी करने के बाद में इस टेबल को क्रिएट किया ताकि मैं आपको 5NF तक ले जा सकूं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टेबल BCNF तक आते आते सिंप्लीफाई हो जाती है, कुछ एक टेबल जो है वो 5NF तक पहुंचती है। इसीलिए 6NF में क्या किया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि टेबल 6NF तक पहुंचने से पहले ही सिंप्लीफाई हो रही है। बट एज वी नो के जैसे नॉर्मलाइजेशन भी पिछले 40 सालों में इतना इंट्रोड्यूस हो गया है, तो उससे आप हो सकता है आने वाले थोड़े वक्त में 6NF के भी रूल्स हमें देखने को मिल जाए। इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन जो है टेबल पे अप्लाई किया जाता है। अगेन आई एम सेइंग, जहाँ पे भी जिस भी पार्ट पे आपको कन्फ्यूजन है, टेबल रिपीट करके वो पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन या कोई भी फीडबैक या कुछ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको और मिलते रहें। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कंक्लूजन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने एग्जांपल दिया है आपको, और उस वाले में मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो उसमें मैं एक्चुअली ये बताऊंगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन के हर एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हो क्या रहा है, यानी कि बेसिक क्या हो रहा है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल समझाऊंगा, और एग्जाम्पल के लिए ये वाला वीडियो तो है ही। तो जब आप इन दोनों वीडियो को एक साथ देखेंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।